नेपोटिज्म, ये वर्ड आपने हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा सुना होगा बॉलीवुड के थ्रू। बट क्या आपको लगता है कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में ही है? नहीं, नेपोटिज्म तो कहीं भी हो सकता है, जैसे कि स्पोर्ट्स के फील्ड में या गवर्नमेंट जॉब्स में, देखा जाए तो बिजनेसेस के फील्ड में भी। और ये ज़रूरी नहीं कि नेपोटिज्म हमेशा नेगेटिव ही हो। कई बार इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे देश को कई सारे फ़ायदे भी हुए हैं, जैसे कि रतन टाटा के केस में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनोलॉजी टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करेंगे रतन टाटा जी की। वो कैसे एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बने, उनके आने के बाद टाटा ग्रुप को कितनी ह्यूज सक्सेस देखने को मिली। देखा जाए तो टाटा ग्रुप के फाउंडर थे जमशेदजी टाटा और ये एस्टैब्लिश हुई थी 1868 में। और वैसे तो रतन टाटा एक बहुत रिच फैमिली से ही बिलोंग करते थे, बट वो हमेशा से बहुत डाउन टू अर्थ थे। अपने करियर के स्टार्टिंग डेज में रतन टाटा जी टाटा की ही एक कंपनी में एज अ वर्कर काम करते थे और काम सीख रहे थे। उस वक्त रतन टाटा जी की कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए उन्हें टाटा की दो डूबती हुई कंपनीज नेल्को, नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड, और इम्प्रेस मिल्स का इंचार्ज बनाया। बट कंपनी की हालत देख के रतन टाटा जी का हौसला बिल्कुल डगमगाया नहीं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो कभी हार नहीं मानते थे, तो यहाँ भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन डूबती हुई कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया। बट कुछ अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस की वजह से वो दोनों ही कंपनीज डूब गई। इस इंसिडेंट के बाद उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिला था कि टाटा फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद वो बिजनेस को संभाल नहीं सकते। और जल्द ही 1991 में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब रतन टाटा जी को टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया। बट इस डिसीजन से ज़्यादा लोग खुश नहीं थे, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए सबने यही कहा था कि रतन टाटा में उतनी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है। बट जैसा कि रतन टाटा जी हमेशा कहते हैं, टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। मतलब कि जो लोग आपके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, आप उन्हीं पत्थरों से अपने लिए एक महल बना लो। और यहाँ भी उन्होंने वही किया। जो भी क्रिटिसिज्म उन्हें मिले, उन सबको नज़रअंदाज करके उन्होंने ये सोच लिया था कि ये चैलेंज तो वो ले के रहेंगे और टाटा को इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बना के रहेंगे। और वो इस चीज़ में सक्सेसफुल हुए भी। उनकी लीडरशिप के अंडर टाटा कंपनी ने बहुत अच्छी सक्सेस देखी और आज की डेट में टाटा बहुत ही रिनाउंड ब्रांड्स को ओन करता है, जैसे कि टेटली, जैगुआर, लैंड रोवर, कोरस एक्सेट्रा। बट ये तो हम सभी जानते हैं कि हर सक्सेसफुल बिजनेस ने एक टाइम पे बहुत हार्ड टाइम्स और स्ट्रगल देखी होती है। तो रतन टाटा ने भी इस कंपनी को इंडिया की ही नहीं बट वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज बनाने में काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल की थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर टाटा ग्रुप कैसे इतनी सक्सेसफुल कंपनी बनी। रतन टाटा जी का फोकस हमेशा बहुत ही क्लियर था। 2 फेलियर्स ऑलरेडी देख लेने के बाद भी उन्होंने अपने हार्डवर्क को जारी रखा और कंपनी के लिए कुछ अच्छे और बोल्ड डिसीजंस लिए, जिसमें से सबसे पहला डिसीजन था कंपनी के डायरेक्टर्स एंड बिजनेस हेड्स की रिटायरमेंट एज को फिक्स करना, जिससे कि वो यंग टैलेंट्स को कंपनी के टॉप लेवल में आने का मौका दे सके और यंग एंड क्रिएटिव आइडियाज़ को वेलकम कर सके। उसके बाद उन्होंने कंपनी को न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने को कहा, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट कर सके। इन्हीं सभी बोल्ड डिसीजंस का रिवॉर्ड था कि टाटा की वन ऑफ द कंपनी टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई, जिससे टाटा को इंटरनेशनली काफ़ी ह्यूज रिकग्निशन देखने को मिली और ग्लोबल मार्केट में इंडिया का नाम बना। उन्होंने एक्सपीरियंस, न्यू टेक्नोलॉजी और यंग टैलेंट का ऐसा ब्लेंड बिठाया जिससे उन्हें काफ़ी सक्सेस देखने को मिली। कोरस जैसी कंपनी को एक्वायर कर लेने के बाद टाटा कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट में तो काफ़ी पॉपुलर थी और वर्ल्ड वाइड अच्छा नाम भी कमा रही थी। लेकिन फिर रतन टाटा ने एक ब्रेक थ्रू डिसीजन लिया, जो था पैसेंजर कार के सेगमेंट में एंटर करना। और फिर उन्होंने अपनी सबसे पहली पैसेंजर कार लॉन्च की 1998 में, जो थी इंडिका, जिसने स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हुआ और कई सारे कॉम्पिटिटर्स की एंट्री हुई, जैसे कि ह्यूंडई, मारुति सुजुकी, तो इंडिका के डिमांड पे उसका काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट आया। और तब उन्हें काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, ये कहकर कि जब पैसेंजर कार्स की इतनी नॉलेज ही नहीं थी तो इस फील्ड में आए ही क्यों। और कहीं ना कहीं ये सब सुनकर रतन टाटा जी को भी कुछ ऐसा ही लगा और इस क्रिटिसिज्म को देखते हुए एक बार उनके मन में ये आया कि उन्हें ये पैसेंजर कार का सेगमेंट सेल आउट कर देना चाहिए। और वो यही सोच के साथ फोर्ड के मालिक से मिले। बट वहाँ जाकर उन्हें थोड़ा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा, जिसमें फोर्ड के मालिक ने उनसे ये कह दिया था कि अगर हम टाटा की ये सेगमेंट को एक्वायर कर लेते हैं तो आपके ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान होगा, जो रतन टाटा जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ये डील रोक दी।
और फिर कुछ सालों बाद जब फोर्ड बैंकरप्सी के कगार पे आ गई थी, तब रतन टाटा जी ही वो इंसान थे जिन्होंने उस कंपनी को एक्वायर करके उन्हें बैंकरप्ट होने से बचा लिया था। और आज अगर हम देखें तो JLR टाटा ग्रुप की एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सब्सिडरीज में से एक है। अगर पैसेंजर कार का ही एक और एग्जाम्पल ले तो वो थी टाटा नैनो। देखा जाए तो टाटा नैनो लॉन्च करने के पीछे उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो थी तो काफ़ी अच्छी। उन्होंने इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफ़ी करीब से देखा था और वो ये जान गए थे कि इस सेक्टर ने लोअर मिडिल और मिडिल क्लास के लोगों को कभी टैप ही नहीं किया है। तो वो चाहते थे कि कोई ऐसी कार लाना जो इन क्लासेस के लोग ईजिली अफोर्ड कर सके। तो उन्होंने नैनो लॉन्च की कुछ 1 to 2 लाख के प्राइजेस पे, और फिर से इस चीज़ के लिए उनके आसपास के लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला कि ये आइडिया ज़रूर एक बहुत बड़ा फ्लॉप होगा। और देखा जाए तो ये आइडिया फ्लॉप भी हुआ, क्योंकि कार को अफोर्डेबल बनाने के चक्कर में उनकी ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी और मार्केट में नैनो वॉज द बिगेस्ट फेलियर। अगर हम रतन टाटा जी की पूरी लाइफ को समराइज करें तो हमें यही समझ आएगा कि लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, बट उन्होंने हर मुश्किल को बहुत अच्छे से फेस किया। कई बार बहुत क्रिटिसिज्म भी देखा, कई फेलियर्स भी देखे, बट हर बार उन सब चीज़ों से वो उभर के बाहर आए। और क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल देख चुके थे कि वो जानते थे कि लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या होती है, वो जानते थे कि सक्सेस की लाइफ में क्या वैल्यू होती है। रतन टाटा जी एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। वो सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जितना भी वो अर्न करते हैं उसका मैक्सिमम पोर्शन वो किसी ना किसी सोशल वेलफेयर जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या ऑर्फनेजेस में डोनेट करते हैं। ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने तब दिखाया था जब इंडिया में ताज होटल, जो कि टाटा ग्रुप ही ओन करती है, उस पर 26/11 का टेररिस्ट अटैक हुआ था। उस वक्त में भी उन्होंने वहाँ काम कर रहे किसी भी वर्कर या एम्प्लॉयज़ की सैलरी में डिडक्शन नहीं किया। ऑल्दो वो जानते थे कि इस अटैक की वजह से ताज होटल को कितना नुकसान हुआ है और उसके रिनोवेशन में काफ़ी एक्सपेंसेस हुए थे, फिर भी उनका ये जेस्चर उन्हें बाकी सारे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट से हटके बनाता है। और उनकी यही हैबिट उन्हें कई सारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पिरेशनल बना देती है। इवन अभी कोविड के टाइम पे भी उनकी ट्रस्ट कई सारे मेडिकल फ्रंटलाइन वर्कर्स, हॉस्पिटल्स को ह्यूज डोनेशन कर रही है। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।